Hello students, welcome back to my channel Accounting Masterclass FHI. So today I am going to teach you agreement expressly declared as void. ये बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड करी एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग एंड एलिमेंट्स पूरा डिस्कस करी हूँ। जब आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है। Another essential elements of a valid contract is that the agreement must not be declared void under any provisions of law. A void agreement is one that cannot be enforced by law. जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल करे थे, मैंने आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट वैलिड होने के लिए वो वॉइड होना नहीं चाहिए। मीन्स एक एग्रीमेंट तभी वैलिड होगा अगर वो वॉइड नहीं होना चाहिए लॉ के अंडर में। अब ये वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है? ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते उस एग्रीमेंट को। अब कोर्ट कहेगा ये एग्रीमेंट तो वॉइड था, आपने कैसे कर लिया ये एग्रीमेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड होते हैं? फर्स्ट इज an agreement made by incompetent parties, for example a minor or a persons with unsound mind. अगर एग्रीमेंट दो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज बनाती है, मीन्स जो कॉम्पिटेंट नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए, जैसे कि आप एग्रीमेंट माइनर के साथ करते हो या तो फिर कोई ऐसे पर्सन्स के साथ करते हो जिसका माइंड जो है वो अनसाउंड नहीं है। सेकेंड इज an agreement made under a mutual mistake of fact. अगर दो पार्टीज के बीच मिस्टेक हो जाती है तब भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट इज an agreement made without considerations with some exceptions. अगर आप एग्रीमेंट करते हो कंसाइडरेशंस के बिना, कंसाइडरेशंस होता है समथिंग रिटर्न एंड समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले कुछ लेना। अगर कोई एग्रीमेंट आप करते हो कंसाइडरेशंस के बिना तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट द कंसाइडरेशंस और ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो मकसद है, मकसद मीन्स और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब मकसद है, मीन्स एग्रीमेंट का मकसद ही लॉफुल या इलीगल एग्रीमेंट आप कर रहे हो, ये कोर्ट नहीं मानेगा, ये वॉइड एग्रीमेंट है। बिसाइड द एबव सम एग्रीमेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर। इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जो कि वॉइड होते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, agreements in restraint of trade, agreements in restraint of legal proceeding, agreements involving uncertainty, wagering agreements, agreements to do impossible acts। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26। ये सेक्शन 26 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। रेस्ट्रेंट का मतलब है किसी चीज की मनाही। क्या है? मनाही। रेस्ट्रेंट इन मैरिज मीन्स स्टॉपिंग ए पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड। जब आप किसी पर्सन को शादी करने से रोकते हो, अगर आप उसके साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे आप उस पर्सन के राइट को रोकते हो,
कि वो शादी नहीं कर सकता, तो ऐसा एग्रीमेंट void होता है। Any agreement that has the object of stopping a person from getting married or limiting his or her right in selecting a marriage partners is void because it is against public policy. या तो आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो उसके साथ, या फिर आप उस पर्सन्स को चॉइस नहीं दे रहे हो, वो अपनी मर्जी का पार्टनर चुने या चूज कर सके, इस तरह का एग्रीमेंट उसके साथ कर रहे हो, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होता है क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। यहाँ पे एक केस है, इसमें क्लियर हो जाएगा आप सबको। ये केस है लुइस वर्सेस स्पीयर का। A promised to marry Miss B in the default to pay her sum of £2,000. Miss B sued A for the recovery of amount as A got married to someone else. It was held that the agreement was in restraint of the marriage and as such void. ए ने प्रॉमिस करा मिस बी के साथ मैं तुमसे शादी करूंगा। ए ने कहा कि अगर बाय डिफॉल्ट मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें बदले में £2,000 दूंगा। ए ने क्या किया, मिस बी की जगह किसी और से शादी कर ली। तो मिस बी ने ए के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, मुझे अब £2,000 मिलने चाहिए क्योंकि ए ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, ए एग्रीमेंट किया था। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो एग्रीमेंट था इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज था, मैरिज की फ्रीडम को रोक रहे हो, उस पर्सन को रोक रहे हो, वो अपने इच्छा से मैरिज करने के लिए आप उसको रोक रहे हो, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27 के तहत every agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any of kind is void. अगर आप किसी को कोई भी बिजनेस करने से रोकते हो और उसके रिगार्डिंग अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो भी void होता है। एक केस है माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार दास। ए और बी जो थे वो एक ही तरह का काम करते थे। ए और बी जो थे वो एक ही तरह का काम करते थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। ए ने बी को प्रॉमिस करा कि वो अपने काम बंद कर देगा अगर बी उसे कुछ पैसे दे देगा। बी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम अपने बिजनेस बंद कर दो, उसके बाद मुझे फायदा हो जाएगा। अब बी ने क्या करा? सब्सिक्वेंट टू एज क्लोजिंग द बिजनेस, ए ने बिजनेस क्लोज कर दिया तो बी ने आगे से मना कर दिया। बी रिफ्यूज टू पे ही हैड प्रॉमिस। बी ने ए को प्रॉमिस किया था पैसे देने से, वो उसने प्रॉमिस तोड़ दिया, उसने पैसे नहीं दिया। ए ने क्या किया? वो कोर्ट में चला गया उस पैसे की रिकवरी के लिए कि बी ने प्रॉमिस किया था, अब वो प्रॉमिस तोड़ रहा है। इस केस को भी वॉइड मानेगा कोर्ट, क्योंकि वो पर्सन दूसरे पर्सन को बिजनेस करने से रोक नहीं सकता। इस केस में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर ट्रेड करने से रोकते भी हो तो वो वैलिड होगा। एक है रेस्ट्रेनिंग द फ्रीडम ऑफ ए पर्टिकुलर एक्शंस, दूसरा है सेल्स ऑफ गुडविल, तीसरा है रेस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स, चौथा है ट्रेड कॉम्बिनेशन, पांचवा है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। हमारी फर्स्ट एक्सेप्शंस है रेस्ट्रिंग the freedom of a particular action. If any agreement which restrain the freedom of a particular action, then such agreement would be valid. वैसे आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो, किसी पर्सन्स को आप ट्रेन करने से रोकते हो, तो वो void है। जब यहाँ पे किसी पर्सन्स को पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए
क्या करने के लिए, पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए रोकते हो, वहां पे ये एग्रीमेंट वैलिड होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक मैन्युफैक्चर है, किसी चीज को बना रहा है, उसने दिल्ली में एक डिस्ट्रीब्यूटर को बना रखा है। सपोज ए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके गुड्स ए के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो अब वो जो मैन्युफैक्चर है वो दिल्ली में किसी और को गुड्स नहीं दे सकता। इनकेस अगर वो किसी और के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर ए है वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट को बोल सकता है कि इससे रोका जाए, ये मेरे अलावा किसी और को ना बेचे। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो वैलिड हो जाएगा, वो वॉइड नहीं होगा। सेकेंड एक्सेप्शन, सेल्स ऑफ गुड। On the sales of a goodwill, the seller may agree not to carry on similar business within specified local limits so long as the buyer carries on like business, but limits should be reasonable. अगर एक पर्सन ने अपना जो सेलर है उससे गुडविल बेची है दूसरे पर्सन्स को, और वो एग्रीमेंट करके जाता है कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं विथ करेगा लोकल लिमिट्स के अंडर, तो उस केस में एग्रीमेंट जो है वैलिड हो जाता है। बट जो लिमिट है वो रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। उसका जो लिमिट है वो रीजनेबल होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ए ने अपनी दुकान दिल्ली में बी को बेची और उसने बी के साथ एग्रीमेंट करा कि वो ऐसा ही दुकान दिल्ली में अगले 2 साल तक नहीं खोलेगा। तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। लेकिन जिस तरीके का बिजनेस बेच रहा है उसके अकॉर्डिंग टाइम लिमिट कोर्ट को रीजनेबल लगना चाहिए। अगर कोर्ट को ये रीजनेबल टाइम लिमिट लगती है तो ये वैलिड होगा। अगर ए बी को प्रॉमिस करता है कि ऐसा काम मैं पूरा इंडिया में कुछ नहीं करूँगा, तो इस कंडीशन में ये एग्रीमेंट वॉइड माना नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज रेस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स। पार्टनर्स competing business according to sections 11 subsection 2 of the Indian Partnership Act, a partners of a firm may be restrained from carrying on a similar business so long as the remains a partner। ये पार्टनर एक्ट्स के अंडर है। देखो पार्टनर्स कॉम्पिटेटिंग बिजनेस सेक्शंस 11 सब सेक्शन 2 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अगर एक पार्टनर जो है वो काम कर रहा है बिजनेस में दूसरे पार्टनर्स के साथ, तो वही काम अपना सेपरेट वो नहीं कर सकता। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो पर्सन्स जो पार्टनरशिप में भी है और काम भी सेपरेट काम भी कर रहा है, और वो पार्टनर्स अलग से अपना फार्म भी खोल रखी है जहाँ वो काम कर रहा है वैसे ही काम का जो वो पार्टनरशिप में भी कर रहा है। जब वो ऐसा करेगा तो वो पार्टनरशिप वाले फार्म में ध्यान नहीं देगा, वो अपने सेपरेट बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देगा। उसमें क्या होगा कि वो जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप में डिवाइड करना पड़ेगा और सेपरेट में तो उसके पूरे प्रॉफिट उसके ही होंगे। इन केस में जो पार्टनरशिप है वो रोक सकती है पार्टनर को, जब तक वो पार्टनर रहेगा पार्टनरशिप में तब तक वो वैसा ही काम सेपरेट नहीं खोल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्शंस है ट्रेड के ऊपर जो कि वैलिड नहीं है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप। जब एक आउटगोइंग पार्टनर मीन्स जब पार्टनर बाहर जा रहा है, मीन्स वो पार्टनरशिप से बाहर निकल रहा है और वो जाते समय एग्रीमेंट कर रहा है दूसरे पार्टनर्स के साथ। देखो यहाँ पे वो क्या एग्रीमेंट करता है।
सपोज मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, 1 साल तक या 2 साल तक इसी लोकेलिटी में 2 साल काम नहीं कर पाऊंगा, उस केस में जो एग्रीमेंट है वो वैलिड हो जाएगा, चाहे वो उस पार्टनर को रोक रहा है कि वो 2 साल तक बिजनेस नहीं कर सकता उसी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वैलिड तभी होगा 2 साल या तो जो भी टाइम उन्होंने सेट करा है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डिसॉल्यूशंस ऑफ द फार्म, डिसॉल्यूशंस ऑफ द फार्म मीन्स जब फार्म बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। Under Sections 54 of the Indian Partnership Act, the partners on the dissolutions of a firm make an agreement that some partners or all of them will not engage themselves in a business similar. अगर फार्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और सारे पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि सपोज 1 साल तक हम ऐसा बिजनेस जो पार्टनरशिप में कर रहे थे, हम ऐसा बिजनेस इस एरिया में नहीं खोलेंगे, तो उस केस में एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो जो लिमिट है वो कोर्ट की नज़र में रीजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सेप्शन है ट्रेड कॉम्बिनेशंस। एग्रीमेंट बिटवीन ट्रेड्स in the same lines of the business to regulate the business or the fixed price are valid agreement। जब तक एक ऐसा ट्रेडर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जब एक जैसे ट्रेडर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, सेम लाइन में काम कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज बेच रहे हैं कि बिजनेस को हम एक साथ रेगुलेट करेंगे और प्राइस फिक्स कर देते हैं, तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। चलिए एक केस देखते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। दो आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट करा आपस में कि हम अपनी आइस को पर्टिकुलर प्राइस के नीचे नहीं बेचेंगे, इतने से ऊपर में बेचेंगे लेकिन इतने से नीचे नहीं बेचेंगे। उन्होंने एक एग्रीमेंट करा, उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट हो हमें प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में आपस में बांट लेंगे। कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, जिसे इक्वल प्रोपोर्शन भी हो सकता है। ये जो है ये वैलिड एग्रीमेंट है, ये ट्रेड की अगेंस्ट नहीं है और पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है मीन्स दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट इस पर्पज के लिए कर रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है, मीन्स उनके एग्रीमेंट करने से कस्टमर का लॉस हो रहा है या फिर वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। Sometimes the service agreement of the employee prevents him from accepting any other agreement during his employment. The restraint is valid। कई बार क्या होता है कि जॉब में जाते हो तो जॉब में कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, 4 साल तक हमारे साथ ही काम करोगे, हमारे अलावा कहीं और नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाता है। एक केस है चार्ल्स ओर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड। बी जो था एक डॉक्टर था जंजीबार एरिया में। कहाँ पे? जंजीबार एरिया में बी जो था एक डॉक्टर था। ए ने एग्रीमेंट करा बी के साथ, वो उसके असिस्टेंट बन के काम करेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था ए जो है 3 साल तक जंजीबार एरिया में अपना जो कोई भी पर्सनल ऐसा काम नहीं करेगा।
एक साल बाद ए ने जॉब छोड़ दी और स्टार्ट किया अपना खुद का बिजनेस। कोर्ट ने ए को स्टॉप कर दिया क्योंकि ए ने बाउंड भरा था, एक एग्रीमेंट करा था उसके साथ। 3 साल तक ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है, ए खुद जब छोड़ के जॉब जाता है तो वो 3 साल तक प्रैक्टिस नहीं करेगा। लेकिन अगर ए को निकाला जाता है, बी ए को डिसमिस कर देता है, तो उस केस में लॉ ए को नहीं रोक सकता बिजनेस स्टार्ट करने से। थर्ड इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 28। Every Indian has the right to take the advantage of law to demand and protect his rights as a citizen of the country. If an agreement seeks to obstruct the process of justice, it is a void agreement. अगर आप किसी को ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो कि उसे कोर्ट में जाने से रोकता है, वो भी void होता है। ये सेक्शन 28 के अंडर है। हर इंडियन को राइट्स है, अगर उसे कुछ गलत लग रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है उसके राइट्स के लिए। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है उसे कोर्ट में जाने से रोकता है, यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रोकना या रोकता है, या फिर उसे जस्टिस लेने से रोकता है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब कुछ यहाँ पे इसकी भी एक्सेप्शंस है। अन एग्रीमेंट टू रिफर फ्यूचर डिस्प्यूट द ऑब्स्ट्रक्शंस इज ए वैलिड एग्रीमेंट। वैसे तो आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो कि आप किसी को रोक रहे हो कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जहाँ पे वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। सपोज हमारे बीच कुछ लड़ाई हुई तो फ्यूचर में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। अभी ये आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर एक पर्सन्स होता है जो दोनों पार्टीज की बात को सुन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ये वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। An agreement to refer a present disputes arbitrations is the valid agreement। अगर आपने प्रेजेंट में आर्बिट्रेटर रखा है तो उस केस में भी ये वैलिड होगा। अगर जब आर्बिट्रेटर दोनों का प्रॉब्लम सुन के सॉल्व करता है, वो अपना फैसला सुनाता है, तो उस फैसले से दोनों खुश नहीं है, इस केस में वो कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग अनसर्टनिंग, सेक्शंस 29। सेक्शंस 29 के तहत एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ व्हिच इज नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टनिटी होता है, जिसका मतलब वो क्लियर ही नहीं है, जो बात सर्टन नहीं है, क्लियर नहीं है, या फिर वो कभी क्लियर भी नहीं हो सकता, वो वॉइड है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, इफ ए मेक्स एन एग्रीमेंट टू सेल 100 tons of oil to B and does not clarify as to what kind of oil A has agreed to sell, the agreement is void। ए ने एग्रीमेंट करा बी के साथ कि वो उसे 10 टन्स ऑयल बेचेगा, लेकिन ए ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा ऑयल बेचेगा। ऑयल तो बहुत तरह का होता है, ये क्लियर नहीं हुआ कि वो किस तरह का ऑयल बेचेगा बी को, तो यहाँ पे एग्रीमेंट किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है तो ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, सेक्शन 30। सेक्शन 30 के तहत ए वेजर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज बाय विच one promise a specified amount of money to the other on the happening of some uncertain event in considerations
of the other parties promise to pay the sum or a specified amount if the event does not happen. ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज प्रॉमिस करती है वो कुछ अमाउंट दूसरे पर्सन को देगी, अगर इवेंट हुआ मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा। इन कंडीशन उसके बदले में दूसरी पार्टी कहती है मैं तुम्हें उतना पैसे दूंगा अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मैं आगे आपको एग्जाम्पल दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड देयर collateral transactions are illegal in the state of Maharashtra while they are void but not illegal on other state. Wagering agreement जो होता है वो कोलेटरल ट्रांजेक्शन्स है। कोलेटरल ट्रांजेक्शन्स का मतलब है उससे जुड़ी हुई। वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ जो जुड़ी हुई है ट्रांजेक्शन्स है वो इलीगल है। इलीगल के साथ साथ वॉइड भी है महाराष्ट्र स्टेट में, लेकिन बाकी सारे देश में वॉइड है। एग्जाम्पल देखिए, an agreement with B that if it rains today he that is will pay rupees 500 to B. If it does not, then B will pay the sum amount to him. It is a wagering agreement because whether or not it will rain is uncertain. जैसे दो दोस्त आपस में शर्त लगाते हैं। ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ अगर बारिश हुई मैं तुम्हें 500 दूंगा। बी ने कहा अगर बारिश नहीं हुई मैं तुम्हें 500 दूंगा। तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट में इवन अनसर्टन होना बहुत जरूरी है। ऐसा एग्रीमेंट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56। सेक्शन 56 के तहत an agreement to do an impossible act is void ab initio। अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो कि इम्पॉसिबल एक्ट है, जो काम पूरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूरा होगा, उसके रिगार्डिंग आप एग्रीमेंट करते हो, ये वॉइड अब इनिशियो है। अब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही वॉइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, impossibility of performance could be physical or legal. If a business commitment is difficult to comply with, it does not makes it impossible. अब परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को इम्पॉसिबिलिटी कब होती है? या तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आप एग्रीमेंट कर रहे हो। सपोज आप एक घोड़े को बेच रहे हो तो घोड़े की डेथ हो गई तो वो इम्पॉसिबल हो गया। घोड़े को कैसे बेच सकते हो, घोड़ा तो रहा ही नहीं, तो ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गया। लीगल इम्पॉसिबिलिटी क्या है? जब लॉ ही उसे इलीगल घोषित कर देता है या लॉ ही बैन कर देता है। सपोज दिल्ली से यूपी गेहूं जा रहा है, दिल्ली से सेलर ने बेचा गेहूं यूपी में, वो तो जाना है, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप दूसरे स्टेट से गेहूं नहीं ला सकते। वो वहां पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। किस वजह से? लीगल इम्पॉसिबल के वजह से। लेकिन डिफिकल्ट लेवल में आप नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट वॉइड हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली से यूपी गेहूं आ रहा था तो ट्रैफिक के वजह से वहां पे फंस गया गाड़ी, तो वहां पे एग्रीमेंट वॉइड थोड़ी ना होगा, वो वॉइड नहीं होगा, वो किसी डिफिकल्ट लेवल के वजह से वो फंस गया है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए मेक्स ए प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर
1000 and B accept it, but both are not aware the horse is already dead, the contract would be void. A ने B को प्रॉमिस किया कि वो उसको सेल करेगा 1000 में हॉर्स, और B ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन B और A को दोनों को पता ही नहीं था कि हॉर्स की डेथ हो गई है, तो इस वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा।